हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका छत्तीसगढ़ व्यापम ग्रुप 6 का एग्ज़ाम होने वाला है 31 अगस्त को। तो आज की इस क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ व्यापम ग्रुप 6 के एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि छत्तीसगढ़ व्यापम ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? द्रौपदी मुर्मू, अनुराधा चटर्जी, अनुसुईया उइके, सरला ग्रेस। तो छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी अनुसुईया उइके। तो पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो पहले क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में रामगढ़ की गुफाएं किस प्राचीन कला शैली से संबंधित हैं? गुप्तकालीन भित्ति चित्र, मौर्यकालीन चित्रकला, बौद्ध अजंता शैली, शक कुषाण कला। तो मेरे प्यारे बच्चों, छत्तीसगढ़ में रामगढ़ की गुफाएं जो है ना गुप्तकालीन भित्ति चित्र शैली से संबंधित हैं। तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो दूसरे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज कॉल्ड द वाइल ऑफ राइस? छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? धमतरी, महासमुंद, दुर्ग या रायपुर? तो मेरे प्यारे बच्चों, छत्तीसगढ़ का जो महासमुद्र जो है ना ये धान का कटोरा कहलाता है। तो तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो तीसरे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, छत्तीसगढ़ में मड़ई उत्सव मुख्य रूप से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? गोंड, बैगा, अल्बा या कुरकू? तो छत्तीसगढ़ में मड़ई उत्सव जो है ना ये गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो चौथे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो चौथे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। पांचवा क्वेश्चन देखेगा। बस्तर दशहरा उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? फॉर हाउ मैनी डेज इज द बस्तर दशहरा फेस्टिवल सेलिब्रेट? 30 दिन, 50 दिन, 75 दिन या 90 दिन? तो मेरे प्यारे बच्चों, बस्तर दशहरा उत्सव जो है ना ये 75 दिनों तक मनाया जाता है। तो पांचवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। विच रिवर इज नो एज द लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़? किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? महानदी, ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा? महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। तो छठे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो छठे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। छत्तीसगढ़ का बस्तर दशहरा विश्व का सबसे लंबा उत्सव है। यह कितने दिनों तक चलता है? 45 दिन, 60 दिन, 75 दिन या 90 दिन? तो मेरे प्यारे बच्चों ये चलता है 75 दिनों तक। तो सातवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 85, 90, 95 या 100? तो मेरे प्यारे बच्चों, छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल सीटों की संख्या है 90। तो आठवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। विच मिनरल रिसोर्स ऑफ छत्तीसगढ़ इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड? छत्तीसगढ़ के किस खनिज संसाधन को काला सोना कहा जाता है? लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोयला या हीरा? तो मेरे प्यारे बच्चों, छत्तीसगढ़ के कोयला संसाधन को काला सोना कहा जाता है। तो नवे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो नवे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़?
छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? रमन सिंह, अजीत जोगी, भूपेश बघेल, मोतीलाल वोरा। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वंदे मातरम गीत पहली बार किस सत्र में गाया गया था? इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द सॉन्ग वंदे मातरम सॉन्ग फॉर फर्स्ट टाइम? 1885 बॉम्बे, 1896 कलकत्ता, 1905 बनारस, 1911 लखनऊ। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में वंदे मातरम गीत पहली बार 1896 कलकत्ता में गाया गया था। तो 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर घोषणा पत्र, अक्टूबर मैनिफेस्टो किस स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है? द अक्टूबर मैनिफेस्टो इज रिलेटेड टू विच फ्रीडम स्ट्रगल? 1857 का विद्रोह, 1905 का बंग आंदोलन, 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये किससे जुड़ा है? तो मेरे प्यारे बच्चों 1905 का भंग आंदोलन। तो 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। 13वां क्वेश्चन हमारा है कि भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को आंध्र प्रदेश का गांधी कहा जाता है? विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नो अस गांधी ऑफ आंध्र प्रदेश? बाल गंगाधर तिलक, गोप बंधु दास, तंग टूरी प्रकाशम, सी राजगोपालाचारी। आंध्र प्रदेश का गांधी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तंग टूरी प्रकाशम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि किस गवर्नर जनरल के समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया गया था? ड्यूरिंग हुज गवर्नर जनरलशिप वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ना ये लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी। तो भाई 14वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 15वां क्वेश्चन, भारत की कन्याकुमारी चट्टान, कन्याकुमारी रॉक मुख्यतः किस चट्टान से बनी है? द कन्याकुमारी रॉक ऑफ इंडिया मेनरली फॉर्म ऑफ विच रॉक? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, नीस, बलुआ पत्थर। तो ये किस चट्टान से बनी है? तो मेरे प्यारे बच्चों नीस। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा, वेयर इज द लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार कहाँ स्थित है? कृष्णा गोदावरी बेसिन, मुंबई हाई, असम या रावलकुंड। तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार जो है ना कृष्णा गोदावरी बेसिन में स्थित है। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन है गाइस, 1930 का नमक सत्याग्रह सॉल्ट मार्च किस तट पर आरंभ हुआ था? द सॉल्ट मार्च ऑफ 1930 स्टार्टेड फ्रॉम विच कॉस्ट? कोरोमंडल तट, काठियावाड़ तट, मालाबार तट या कोकर तट। तो 1930 का नमक सत्याग्रह जो है ना ये काठियावाड़ तट पर आरंभ हुआ था। तो 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। हु फाउंडेड द दीन ए इलाही रेवोल्यूशन? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो दीन ए इलाही की जो स्थापना है ना ये अकबर के द्वारा की गई। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र कौन सा है? चिल्का झील, सुंदरबन डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, अंडमान निकोबार। तो मेरे प्यारे बच्चों भारत का सबसे बड़ा जो मैंग्रोव क्षेत्र है ये सुंदरबन डेल्टा। तो 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 20वां क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना कब हुई थी? 1910, 1919, 1924, 1923। When was the Hindustan Republican Association HRA founded during the Indian freedom struggle?
तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना वर्ष 1924 में हुई थी। तो 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ईयर वेयर द 5 ईयर प्लान्स स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी? 1947, 1950, 1951, 1952। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की जो शुरुआत है ना वर्ष 1951 में हुई। तो 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है द ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद विच 5 ईयर प्लान। हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ी है? तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो हरित क्रांति जो है ना गाइस, ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से जुड़ी है। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि गडकरी सूत्र, गडकरी फार्मूला का संबंध किससे है? द गडकरी फार्मूला इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। औद्योगिक नीति, कृषि सुधार, राज्यों में योजना सहायता का वितरण, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम। तो मेरे प्यारे बच्चों, गडकरी सूत्र का संबंध जो है राज्यों में योजना सहायता का वितरण। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1930, 1935, 1947, 1935। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 में कोलकाता में हुई थी। अच्छा, अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है ना ये मुंबई में स्थित है। अगर आपसे ये पूछा जाए भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न ए स्मिथ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर है संजय मल्होत्रा। तो संजय मल्होत्रा ने किनका स्थान लिया? तो संजय मल्होत्रा ने शक्तिकांत दास का स्थान लिया। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। 25वां क्वेश्चन, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG रिफॉर्म किस वर्ष प्रारंभ हुए? 1985, 1991, 1995, 2000। तो मेरे प्यारे बच्चों, किस वर्ष प्रारंभ हुए थे? तो ये प्रारंभ हुए थे वर्ष 1991 में। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए थे? 24वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या 52वां संशोधन। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ना 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं की सूची दी गई है? 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची दी गई है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन देखेगा भारत संविधान सभा की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई थी? क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना या बेबल योजना। तो मेरे प्यारे, जो संविधान सभा की स्थापना जो है ना कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर हुई थी। तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, 29वां क्वेश्चन देखेगा। 29वां क्वेश्चन क्या है? हु डिसाइडेड वेयर ए विल ए मनी बिल। मनी बिल का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या वित्त मंत्री। तो मनी बिल का निर्णय जो है ना लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा व्हेन डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कम इनटू एक्सटेंस। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1947, 28 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1951। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है ना 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। तो 30वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि अंतर्निहित शब्द का सही संधिविच्छेद क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार लगा लीजिए, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन।
तो अंतर्निहित का सही संधि विच्छेद क्या होता है? अंतर्धन निहित। तो 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो 31वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगर आप लोगों से यह पूछा जाए कि अंतर्निहित में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो अंतर्निहित में प्रयुक्त संधि होगी विसर्ग संधि। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, राजपुत्र में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधार समास, तत्पुरुष समास या बहुप्रिय समास? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। सबसे पहले आप राजपुत्र का समास विग्रह कर लीजिए। राजपुत्र का समास विग्रह क्या होता है? राज का पुत्र, इसका समास विग्रह ये होगा। ठीक है, ये का जो देख रहे हैं ये किसकी विभक्ति है? तो ये कर्म कारक की विभक्ति, यानी कर्ता ने कर्म को का। देखिए कर्म में को भी आ रहा है और का भी आ रहा है, तो ये किस समास का उदाहरण होगा? तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कारक के कुल कितने भेद होते, तो भाई मेरे कारक के कुल 8 भेद होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, राम जैसा वीर दूसरा नहीं, यह कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार? तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समान धर्म के आधार पर जहां एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। तो राम की देखिए यहां पर प्रशंसा की जा रही है, यानी राम की तुलना की जा रही है कि राम जैसा वीर दूसरा कोई नहीं हो सकता। जब तुलना की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, नील कमल किस समास का उदाहरण है? बहुप्रिय समास, द्वंद्व समास, कर्मधार समास या अव्ययभाव समास? तो नील कमल जो है ना ये कर्मधार समास का उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो सबसे पहले आप नील कमल का समास विग्रह कर लिए। तो नील कमल का समास विग्रह क्या होता है? नीला है जो कमल। अब देखिए यहां पर पहला पद नीला है और दूसरे पद में कमल की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए तो यहां पर जब विशेषता बताई जाती है तो कौन सा समास होता है? कर्मधार समास होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पुण्य धन आत्मा, पुण्य आत्मा किस प्रकार की संधि है? व्यंजन संधि, यण संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ स्वर संधि? देखिए करने का तरीका क्या है, इसे क्या मान लिया जाएगा? इसको मान लिया जाएगा छोटा आ, इसको मान लिया जाएगा बड़ा आ। तो छोटा आ प्लस बड़ा मिलकर क्या बना? बड़ा आ बना। तो बड़ा नियम के अनुसार किस में आता है? दीर्घ स्वर संधि में आता। तो पुण्यात्मा में संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, उसकी आंखें चंद्रमा के समान है, यहां कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, अनुप्रास, अतिशयोक्ति? उसकी आंखें चंद्रमा के समान हैं, तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा? क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट भी है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हो जाएगा उपमा अलंकार। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था? तुलना की जाए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए उसकी आंखें चंद्रमा के समान है, एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति उसकी तारीफ कर रहा है, तुलना कर रहा है कि इसकी जो आंखें हैं वो चंद्रमा के समान है। तो मैंने आपको क्या बताया, जिसकी जब तुलना की जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? सॉरी, वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि सूर्यास्त होते ही गांव में अंधकार छा गया, यह किस प्रकार का है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या जटिल वाक्य? तो भाई सूर्यास्त होते ही गांव में अंधकार छा गया, तो कौन सा वाक्य होगा? ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। तो 37वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त वाक्य को आप सरल शब्दों में समझ लीजिए, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य समान अधिकरण योजक से जुड़े हों वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है, राम लक्ष्मण किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व, कर्मधार, अव्ययभाव या फिर बहुप्रिय? तो राम लक्ष्मण किस समास का उदाहरण है? तो राम लक्ष्मण जो है ना ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें बीच में योजक चिन्ह
नहीं होता है। और जब राम और लक्ष्मण है तो राम और लक्ष्मण, तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन अगर मान ली पूछ लिए जाएं और बीच में योजक चिन्ह ना दिया जाए तब आप क्या करोगे? तो समझने का फेर होता है राम लक्ष्मण, तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, दुख का संधि विच्छेद क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। अब इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, दू धन ख ये हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि दुख में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए इसमें किन वाक्य में सकर्मक क्रिया है उसकी पहचान करें। रमेश ने खिलौने खरीदे, इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो 40वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब सकर्मक क्रिया होती क्या है भाई? सकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसका व्यापार और फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी वाक्य में क्रिया का प्रभाव किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता हो और उसमें कर्म मौजूद होता है, तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है? आकाश, वसुंधरा, जलधि, अंबर। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द वसुंधरा होता है। तो 41 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, तो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा, निर्भीक का विलोम क्या होगा? साहसी, भीरू, पराक्रमी, सूरवीर। तो निर्भीक का विलोम शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों निर्भीक का विलोम शब्द भीरू होता है। तो 42 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मुहावरा दिया जा रहा है, नाक कटना का सही अर्थ क्या होता है? सम्मान नष्ट होना, नाक पर चोट लगना, अपमान सहना, शारीरिक कष्ट होना। तो नाक कटना, मान लीजिए आपकी शादी हो गई, आप अपने ससुराल गए, वहाँ पर आपकी बेइज्जती हुई, लोगों ने आपको बहुत बुरा भला कहा, तो यानी आप इसको क्या कहोगे? बहुत अपमान हुआ, यानी अपमान सहना। तो 43 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, लोकतृति, घर का भेदी लंका ढाए का क्या तात्पर्य है? घर का ही व्यक्ति नुकसान पहुंचाता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करना, धोखे से कार्य करना, कठिनाई दूर करना। तो घर का भेदी लंका ढाए, इसे आप क्या कहोगे? तो यहाँ पर देखिए विभीषण की तुलना की जा रही है कि अपने घर की बातें उन्होंने प्रभु श्री राम को बता दी, तो इसको हम कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, यानी घर का ही व्यक्ति नुकसान पहुंचाता है। तो 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, तेजस्वी का पर्यायवाची कौन सा है? ओजस्वी, मूर्ख, अज्ञान, लज्जाशील। तेजस्वी का पर्यायवाची क्या होगा? तो तेजस्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ओजस्वी। तो 45 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सुयोग का विलोम क्या होता है? अशिक्षित, अयोग्य, दुर्बल या अधीर। तो सुयोग का विलोम शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों सुयोग का विलोम शब्द अयोग्य होता है। तो 46 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मुहावरा क्या है? पसीना पसीना होना का सही अर्थ क्या होता है? बहुत काम पर जाना, बहुत डर जाना, अधिक परिश्रम करना, अपमानित होना। तो पसीना पसीना होना इसका सही अर्थ क्या होगा? अधिक परिश्रम करना। तो 47 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लोकतृति दी गई है, क्या है? दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है का क्या अर्थ है? अनुभव से सावधानी बढ़ जाती है, व्यक्ति आलसी हो जाता है, व्यक्ति डरपोक हो जाता है, सुख में दुख की कल्पना करना। तो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता, इसका अर्थ क्या होता है? अनुभव से सावधानी बढ़ जाती है। तो भाई 48 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, शुभ्र का पर्यायवाची कौन सा है? सफेद, लाल, काला या हरा। तो शुभ्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो शुभ्र का पर्यायवाची शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों सफेद। तो 49 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सफलता का विलोम शब्द क्या होता है? विजय, असफलता, पराजय या निराशा। उल्टा करना इसका अपोजिट। तो सफलता का विलोम शब्द क्या होता है? असफलता होता है। तो 50 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेगा, वाक्य में त्रुटि पहचानिए। राम और श्याम बाजार जाता है। ये तो हो गया नहीं कि जाता है, तो क्या कहोगे? राम और श्याम बाजार जाते हैं, तो यहां पर जो जाता है की जगह जाते होगा। तो 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाक्य में किसमें त्रुटि है? यह किताब बहुत अच्छी पढ़ता है। अब वह किताब बहुत अच्छे पढ़ता है। अब यहां पर क्या होगा? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, आपको ये था किसमें त्रुटि है। वह किताब अच्छी पढ़ता है, ये कहोगे ना कि अच्छी पढ़ता है। वह किताब अच्छी पढ़ता है, तो यहां पर अच्छी पढ़ता की जगह अच्छी तरह पढ़ता होगा। वह किताब अच्छी तरह पढ़ता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 52 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, वाक्य में त्रुटि पहचाने। मुझे भूख लग रहा है। ये तो कहोगे ना कि मुझे भूख लग रहा है, आप यही कहोगे ना, मुझे भूख लग रही है, तो लग रहा की जगह लग रही होगा। तो 53 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। वाक्य में त्रुटि कहां पर है? सीता फूल तोड़ता है। तो सीता एक लड़की है, लड़का तो है नहीं, तो तोड़ता कहोगे, तो क्या कहोगे? सीता फूल तोड़ती है, तो भाई तोड़ती होगा ना, तो तोड़ता की जगह तोड़ती होगा। तो 54 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वाक्य में त्रुटि पहचाने। आप कब से इंतजार कर रही हैं? तो क्या से कहोगे? इसमें किसमें त्रुटि है? यहां पर देखिए रही है की जगह रहे होगा। आप कब से इंतजार कर रहे हैं? तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 55 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखिए गद्यांश भी पूछा जाएगा, तो गद्यांश की प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। गद्यांश पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। करने का तरीका क्या? सबसे पहले आप गद्यांश को पढ़ लीजिए, उसके बाद उनके क्वेश्चंस को देखिए। पुस्तकें हमारे जीवन की सच्ची मित्र होती हैं, ये हमें ज्ञान देती हैं और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती हैं। अच्छी पुस्तकें हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं और बुरे विचारों से हमें दूर रखती हैं। इसलिए कहा गया कि अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। क्या है? गद्यांश के अनुसार पुस्तकें कैसी होती हैं? शत्रु, मित्र, प्रतियोगी या बोझ मित्र होती हैं भाई। तो 56 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो 56 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। गद्यांश का अगला क्वेश्चन क्या है कि पुस्तकें हमें कहां से कहां तक ले जाती हैं? सुख से दुख, अंधकार से प्रकाश, घर से बाहर, खेल से पढ़ाई। तो पुस्तकें जो है ना, हाँ, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती हैं। तो 57 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अच्छी पुस्तकें हमें किससे दूर रखती हैं? अच्छे विचारों से, बुरे विचारों से, समाज से, अध्ययन से। तो अच्छी पुस्तकें जो है ना हमें बुरे विचारों से दूर रखती हैं। तो 58 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है? पुस्तकें बोझ हैं, पुस्तकें समय नष्ट करती हैं, पुस्तकें ज्ञान और चरित्र निर्माण करती हैं, पुस्तकें केवल कहानी सुनाती हैं। तो ये गद्यांश किस पर आधारित है? ये आपसे पूछा है। पुस्तकें ज्ञान और चरित्र का निर्माण करती हैं। तो 59 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गद्यांश का अगला क्वेश्चन क्या है? गद्यांश में पुस्तकें किससे तुलना की गई हैं? शत्रु से, शिक्षक से, मित्र से या साधन से। तो गद्यांश में पुस्तकों की तुलना किससे की गई है? मित्र से की गई है। तो 60 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेगा, बल फोर्स का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? जूल, न्यूटन, वाट या पास्कल। तो बल फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल फोर्स का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। तो 61वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कार्य बराबर क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू बल इंटू शक्ति, बल इंटू विस्थापन, द्रव्यमान इंटू त्वरण, बल इंटू दूरी स्क्वायर। तो कार्य बराबर क्या होता है? तो भाई कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। तो 62 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति स्पीड ऑफ लाइट निर्वात में कितनी होती है? कितनी होती है भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा,
अगला क्वेश्चन, इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट? ध्वनि तरंगें किस माध्यम में सबसे तेज चलती हैं? वायु, जल, ठोस, निर्वात? तो मेरे प्यारे बच्चे, ध्वनि तरंगें जो है ना ये ठोस के माध्यम में सबसे तेज चलती हैं। तो 64 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, द प्रेशर का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? पास्कल, न्यूटन, बार या जूल? दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। तो 65 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? सोडियम का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर क्या है? 10, 11, 12 या 13? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर है 11। तो 66 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एससीआई अम्ल का प्रयोग किसमें किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन पेट्रोलियम शोधन, साबुन निर्माण, कांच घोलने में, उर्वरक बनाने में? तो एससीआई अम्ल का प्रयोग जो है ना पेट्रोलियम शोधन के लिए किया जाता है। तो 67 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ अमोनिया गैस? अमोनिया गैस का सूत्र क्या है भाई? तो मेरे प्यारे बच्चों, अमोनिया गैस का सूत्र है NH3। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 68 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण, अपचयन, अवघटन, आशवन? तो लोहे में जंग लगने की जो प्रक्रिया है ना ये ऑक्सीकरण कहलाती है। तो 69 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीतल ब्रश किन धातुओं का मिश्र धातु है? ब्रश इन एन अलाउ ऑफ विच मेटल्स? तांबा प्लस जस्ता, तांबा प्लस टिन, लोहा प्लस क्रोमियम, लोहा प्लस कार्बन? तो मेरे प्यारे बच्चों, पीतल जो है ना ये तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। तो 70 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, कोशिका का शक्ति ग्रह पावर हाउस किसे कहते हैं? नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी निकाय? तो कोशिका का शक्ति ग्रह जो है ना ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो 71 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? हृदय, फेफड़े, यकृत, गुर्दा? तो मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग जो है यह है गुर्दा। तो 72 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन? तो श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना ये बाहर निकलती है। तो 73 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? व्हाई डज ब्लड अपीयर रेड? तो रक्त का जो लाल रंग जो है ना ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो 74 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? अग्नाशय, यकृत, थायराइड या अधिवृक्क? तो मेरे प्यारे बच्चों, मानव शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है ये यकृत होती है, जिसे हम लीवर कहते हैं। तो 75 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मलेरिया इज केसेस बाय विच परसाइट? यानी मलेरिया किस परजीवी से होता है? तो मलेरिया जो है ना गाइस ये प्लाज्मोडियम से होता है। तो 76 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, एड्स इज केस बाय विच वायरस? एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो एड्स जो है ना गाइस ये HIV के कारण होता है। तो 77 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस कि वेयर आर रेड ब्लड सेल्स फॉर्म्ड इन ह्यूमंस? मानव में लाल रक्त कणिकाएं RBC कहाँ बनती हैं? यकृत, अस्थिमज्जा, गुर्दा या प्लीहा?
तो मानव में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी जो है ना ये अस्थि मज्जा में बनता है। तो 78 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय विच प्रोसेस? पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन या पराशरण? तो मेरे प्यारे बच्चों, पौधे अपना भोजन जो है ना ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं। तो 79 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर है, ओजोन परत का विनाश किस गैस के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड? तो ओजोन परत का विनाश जो है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। तो 80 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, रक्त की जांच में ESR किस विधि से मापी जाती है? साइली विधि, वेस्टर्न ग्रेड विधि, साइन मेथोग्लोबिन विधि या फिर ऑटो एनालाइजर विधि? तो रक्त की जांच में ESR किस विधि से मापी जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, वेस्टर्न ग्रेड विधि से मापी जाती है। तो 81 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो 81 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप सिस्टम? ब्लड ग्रुप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ब्लड ग्रुप की जो खोज जो है ना कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। तो 82 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्लड शुगर की जांच के लिए सबसे सामान्यतः कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? ट्राइटेशन विधि, ग्लूकोज ऑक्सीडेज विधि, फ्लेम फोटोमेट्री या ELISA विधि? तो ब्लड शुगर की जांच के लिए सबसे सामान्यतः विधि जो है यह है ग्लूकोज ऑक्सीडेज। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 83 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मूत्र की सामान्य जांच में प्रोटीन की उपस्थिति किस टेस्ट से देखी जाती है? तो मूत्र की सामान्य जांच में प्रोटीन की उपस्थिति हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट से देखी जाती है। तो 84 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस, वाइटल टेस्ट किस रोग के निदान में प्रयोग होता है? मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, हेपेटाइटिस? तो वाइटल टेस्ट जो है ना गाइस ये टाइफाइड रोग के निदान में प्रयोग होती है। तो 85 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि माइक्रोबायोलॉजी में एसिड फास्ट वेसल AFV की पहचान के लिए कौन सा स्टेन प्रयोग होता है? तो कौन सा स्टेन प्रयोग होता है? जील नीलसन स्टेन। तो 86 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि ऑटोक्लेव का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? व्हाट इज द यूज ऑफ एन ऑटोक्लेव? ब्लड ग्रुपिंग के लिए, नमूने की धुलाई के लिए, उपकरणों का निष्फल या सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए? तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑटोक्लेव का जो प्रयोग जो है ना उपकरणों को निष्फल करने के लिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो 87 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रीफ्यूज मशीन का मुख्य उपयोग क्या है? व्हाट इज द मेन यूज ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन? नमूनों को गर्म करने के लिए, तरल पदार्थ को अलग करने के लिए, नमूनों को ठंडा करने के लिए, स्टेनिंग के लिए? तो मेरे प्यारे बच्चों, सेंट्रीफ्यूज मशीन का मुख्य उपयोग तरल पदार्थ को अलग करने के लिए। तो 88 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, एलिसा टेस्ट मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग होता है? डायबिटीज, संक्रमण रोग, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन लेवल? तो मेरे प्यारे बच्चों, एलिसा टेस्ट जो है ना संक्रमण रोग के लिए होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 89 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लैब में कार्य करते समय किसका उपयोग करना अनिवार्य है? मोबाइल फोन, PPE, धूप का चश्मा, म्यूजिक सिस्टम? तो लैब में कार्य करते समय PPE का उपयोग करना आवश्यक है। तो भाई 90 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है,
हु डिस्कवर्ड एक्सरे, एक्सरे की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी, विलियम रोटंजन, हेनरी बेकवेल, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरे की जो खोज जो है ना विलियम रोटंजन के द्वारा की गई थी। तो 91 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक्सरे उत्पादन के लिए कौन सा धातु लक्ष्य टारगेट के रूप में प्रयोग होता है? तांबा, टंगस्टन, एल्यूमिनियम या सीसा? तो एक्सरे उत्पादन के लिए टंगस्टन धातु जो है ना ये टारगेट के रूप में उपयोग होता है। तो भाई 92 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, रेडियोलॉजी में रेडिएशन से सुरक्षा के लिए कौन सा पदार्थ सबसे उपयुक्त है? एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, सीसा, तांबा? तो रेडियोलॉजी में रेडिएशन से सुरक्षा के लिए सीसा पदार्थ जो है ये सबसे उपयुक्त है। तो 93 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि कॉन्स्ट्रक्ट मीडिया का उपयोग क्यों किया जाता है? रोगी को नींद दिलाने के लिए, शरीर की आंतरिक संरचना को स्पष्ट दिखाने के लिए, रोगी का ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए, एक्सरे ट्यूब को ठंडा करने के लिए? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, शरीर की आंतरिक संरचना को स्पष्ट दिखाने के लिए। तो 94 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेरियम सल्फेट का प्रयोग किस प्रकार के एक्सरे परीक्षण में किया जाता है? बोन फ्रैक्चर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, फेफड़ों की जांच, किडनी स्टोन? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, डार्क रूम में रेडियोग्राफिक फिल्म को विकसित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोटोग्राफी, प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग या लोडिंग? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग रेडियोग्राफिक फिल्म इन द डार्क रूम कॉल्ड? प्रोसेसिंग कहते हैं। तो 96 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, आयनकारी विकिरण का शरीर पर मुख्य हानिकारक प्रभाव क्या है? वजन कम होना, डीएनए क्षति, भूख लगना, रक्तचाप कम होना? तो आयनकारी विकिरण के शरीर पर मुख्य हानिकारक प्रभाव है डीएनए क्षति। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 97 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, रेडियोलॉजी में ALARA सिद्धांत का क्या अर्थ है? व्हाट डज ALARA प्रिंसिपल इन रेडियोलॉजी मीन? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, एक्सरे फिल्म के कालेपन का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का प्रभाव, नमी का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव, धूल का प्रभाव? तो एक्सरे फिल्म के कालेपन का मुख्य कारण है प्रकाश का प्रभाव। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 99 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मानव शरीर में एक्सरे सबसे कम किस ऊतक से गुजरते हैं? वसा, मांसपेशी, हड्डी या रक्त? तो मानव शरीर में एक्सरे सबसे कम जो है ना हड्डी से गुजरते हैं। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।